हे दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है और कोऑर्डिनेटर एक्सेस क्या होता है। और हम लोग देखेंगे सिंक्रोनस मशीन जो होती है उसके अंदर डायरेक्ट एक्सेस रिएक्टेंस होता है और कोऑर्डिनेटर एक्सेस रिएक्टेंस होता है। तो वो क्या होता है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट एक्सेस रिएक्टेंस क्या होता है? जो फीड पोल एक्सेस होता है, जैसे कि फील्ड पोल है, उसका जो एक्सेस होता है वही एक्सेस होता है डायरेक्ट एक्सेस का। अब चाहे वो फील्ड पोल हॉरिजॉन्टली हो, चाहे वो वर्टिकली हो, दोनों तरीके से हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर एक पोल है, ऐसे बना हुआ है किसी फील्ड का, यहाँ एन हो, यहाँ एस हो, तो जो इसका एक्सेस है ये होगा हमारा डी एक्सेस। ठीक। और अगर मान लीजिए पोल कहीं ऐसे बना हो, इस टाइप में, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए, तो अब जो ये एक्सेस है वो होगा डी एक्सेस। हाँ, तो अब आप समझ रहे होंगे कि फील्ड पोल्स अगर चेंज होते हैं तो उसके हिसाब से एक्सेस कभी हो सकता है वो हॉरिजॉन्टली हो, कभी हो सकता है वो वर्टिकली हो। तो डी एक्सेस यहाँ पे भी हो सकता है अगर वो हॉरिजॉन्टल है पोल्स, वर्टिकली है तो। और अगर कहीं वर्टिकली होगा तो ये डी एक्सेस ऐसा हो जाएगा। तो अब आप जानते हैं सिंक्रोनस मोटर के अंदर रोटर पे होता है फीड, तो इसीलिए हम रोटर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होता है डायरेक्ट एक्सेस। अब अगर मान लीजिए एक रिएक्टेंस है, मतलब आर्मेचर फ्लक्स है जो, वो अगर आर्मेचर यानी कि जो आपका स्टेटर का फ्लक्स है वो अगर डी एक्सेस पे है, तो उस समय जो रिएक्टेंस आएगा, जो रिएक्टेंस मिलेगा उस रोटर को, वो होगा डायरेक्ट एक्सेस रिएक्टेंस। ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब एक बात समझ लीजिए, अगर पोल्स ऐसे हैं, वो अभी आपको मैं नीचे दिखाऊंगा, इस टाइप में है पोल्स, डी एक्सेस पे है। ठीक। और ये स्टेटर होगा, तो यहाँ पे मिनिमम रिएक्टेंस पाथ बनेगा, वो भी आपको मैं नीचे दिखा दूंगा। तो अगर एयर गैप कम होगा, ठीक, एयर गैप इज मिनिमम, तो लीकेज रिलेक्टेंस, यहाँ देखिए अब रिलेक्टेंस की बात कर रहा हूँ। रिलेक्टेंस क्या होता है? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जो होता है, एमएमएफ होता है, उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है, यानी कि ये उसका जस्ट अपोज करता है। तो रिलेक्टेंस मिनिमम हो जाएगा। अगर रिलेक्टेंस मिनिमम हो जाएगा तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स आसानी से फ्लो हो सकता है, यानी कि आर्मेचर फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पीक आर्मेचर एमएमएफ कंसीडर्ड, जो पीक होता है आर्मेचर एमएमएफ का, उसे हम डायरेक्ट एक्सेस इंडक्टेंस कह सकते हैं, यानी कि एलडी से रिप्रेजेंट करेंगे जो एमएमएफ होगा व्हेन पीक। वो आपको मैं नीचे दिखाऊंगा पीक कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो पीक एमएमएफ होगा अगर डायरेक्ट एक्सेस पे है, वो देख ही लीजिए आप। जैसे ये पीक दिखा रहा है हमारा, यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये पीक दिखा रहा है। अगर ये डी एक्सेस पे है तो उसके कारण जो इंडक्टेंस बनेगा उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस सिंक्रोनस इंडक्टेंस। ठीक। अब ये देखिए, ये फॉर्मूला दे रखा है डायरेक्ट एक्सेस रिएक्टेंस के लिए। रिएक्टेंस ओमेगा एल डी होगा। अब ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होती है, और डी एल डी आपको उन्होंने बता ही दिया है। अब हम एक्स डी को, यानी कि रिएक्टेंस को, एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि ये है रेशियो ऑफ फंडामेंटल आर्मेचर वोल्टेज अपॉन एसी आर्मेचर करंट, यानी कि वोल्टेज अपॉन करंट। वो सब जानते हैं कि Z की वैल्यू होती है ये, और अगर Z में खाली रिएक्टेंस हो तो एक्स ही होगा खाली वो, तो एक्स इक्वल टू वी अपॉन आई होगा। सिंपल चीज़ है, कोई ज़्यादा वो वाली बात नहीं है। तो अब आगे देखते हैं। तो देखिए अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये पाथ फॉलो हो रहा है फ्लक्स का, ये ऐसे, तो यहाँ से फ्लक्स ऐसे जा रहा है सारा का सारा नीचे की तरफ। ठीक। अब फ्लक्स तो ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण ये बन रहा है हमारा आर्मेचर एमएमएफ पीक।
पीक यहाँ पे होगा, फ्लक्स ऐसे फ्लो हो रहा है एन से, ये ऐसा है, तो यहाँ पे ये पीक बनेगा। अब ये डी एक्सिस पे है, ठीक। अब रोटर, आप जानते हैं डी एक्सिस कहाँ होती है, रोटर का जो ये है, ये डी एक्सिस दिखा रहा है। अब इसी पर ये वो है क्या, मैक्सिमम एम एफ। तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए एयर गैप कम है, ये इसके बीच में हल्का हल्का एयर गैप है, यहाँ पे भी कम है, तो रिलेक्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। रिलेक्टेंस कम हो गया तो क्या होगा, जो फ्लक्स है वो क्या होता है, एम एम एफ अपॉन रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। अब अगर मान लीजिए फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रही है, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रही है और फ्लक्स मैक्सिमम हो रहा है इस केस में, तो अब क्या होगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो उसके कारण फ्लक्स बढ़ेगा, तो इसका ईएमएफ भी इसी के अकॉर्डिंगली इंक्रीज करेगा। अब ईएमएफ क्या है, ईएमएफ का मतलब है वी। तो अगर मान लीजिए वी की वैल्यू बढ़ रही है, वी अपॉन आई है, तो जेड यानी कि हम अगर यहाँ पे एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स टी होगा ये, तो एक्स टी की वैल्यू सिंपली बढ़ेगी, ये हटा दीजिए, वी अपॉन आई होगा, वी की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्स टी की वैल्यू बढ़ेगी, तो क्या है, एक्स टी की वैल्यू बढ़ने लगेगी, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेचर एक्सिस की बात करते हैं। कोऑर्डिनेचर एक्सिस क्या होती है, कोऑर्डिनेचर एक्सिस का मतलब होता है जो मैग्नेटिक पोल फ्लक्स होता है, पोल एक्सिस होता है, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेचर एक्सिस, ठीक। कोऑर्डिनेचर एक्सिस पर अब रिलेक्टेंस की बात अगर हम करें तो क्या होगा, जो आर्मेचर एमएफ है कोऑर्डिनेचर एक्सिस पे, अगर वो मैक्सिमम पीक पे जाता है तो उस समय जो रिलेक्टेंस पाथ बनेगा, तो उसके कारण जो रिएक्टेंस होगा उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेचर एक्सिस रिएक्टेंस। ये देखिए यहाँ पर, ये देख रहे हैं, ये पीक है यहाँ पे इस वक्त, और ये हमारा पोल एक्सिस है, तो पोल एक्सिस के परपेंडिकुलर ये लाइन होगी, तो ये जो ये लाइन है ये क्यू एक्सिस होगी। अब अगर क्यू एक्सिस के अलॉन्ग ये आर्मेचर एमएमएफ है, ये मैक्सिमम है यहाँ पर, तो क्या होगा, आर्मेचर एमएमएफ यहाँ पे मैक्सिमम है, तो इस जगह पे अब जो बनेगा वो कहलाएगा एक्स क्यू, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर एयर गैप देखिए कितना ज़्यादा है, इसकी अपेक्षा ज़्यादा है यहाँ पे ना, तो अब एयर गैप ज़्यादा है तो रिलेक्टेंस क्या हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, नहीं, रिलेक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये रिलेक्टेंस क्या है, रिलेक्टेंस एक रेजिस्टेंस है एक तरीके से, तो अगर पाथ में एमएमएफ को रेजिस्टेंस एक तरीके से फेस ज़्यादा करना पड़ा मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, मैग्नेटिक सर्किट का रिलेक्टेंस एक रेजिस्टेंस ही होता है, तो अगर रिलेक्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, एम एफ अपॉन रिलेक्टेंस, तो रिलेक्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है तो फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि जो फ्लक्स है वो मिनिमम होता है, ठीक। अब आप ये देखिए फ्लक्स मिनिमम होगा, ये चीज़ मैंने आपको नीचे दिखाता हूँ, देखिए एयर गैप अलॉन्ग द लार्ज हैंस मैक्सिमम रिलेक्टेंस, ठीक, लार्ज रिलेक्टेंस मिलेगा। अब रिलेक्टेंस की इसी कंडीशन के कारण जो फ्लक्स होगा वो मिनिमम हो जाएगा, एम एफ कॉन्स्टेंट रहेगा, आप समझ रहे हैं ना, एम एफ कॉन्स्टेंट है, वो हाई है तो हाई है पहले केस में भी सेकेंड केस में भी, लेकिन जो रिलेक्टेंस के कारण फ्लक्स वेरी हो रहा है। अब आप समझिए जो फ्लक्स है, फ्लक्स यहाँ पे कम होगा, अगर फ्लक्स कम होगा तो क्या होगा, ईएमएफ भी कम हो जाएगा, तो आप ये चीज़ आगे देखेंगे क्योंकि वहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट ही है। तो अब ये देखिए, देखिए अगर कोऑर्डिनेचर एक्सिस पे हमारा मैक्सिमम आर्मेचर एमएमएफ होगा तो उस समय जो इंडक्टेंस होगा वो कहलाएगा हमारा कोऑर्डिनेचर एक्सिस इंडक्टेंस, ठीक। अब रिएक्टेंस की वैल्यू यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं,
ये ओमेगा की वैल्यू आपको पता ही है 2πf होती है। अब एल की वैल्यू वेरी करेगी यहाँ पे। अब एल की वैल्यू वेरी करेगी, वो आपको मैं बता चुका हूँ कैसे वेरी करेगी, क्योंकि यहाँ पे रिलेक्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, जिसके कारण यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। अब कोऑर्डिनेटर एक्सिस में एक और तरीके से लिखा जा सकता है, रेशियो ऑफ फंडामेंटल एसी वोल्टेज एंड द रेशियो ऑफ एसी करंट प्रोड्यूस्ड बाय द आर्मेचर फ्लक्स। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करें ईएमएफ की, तो क्या होगा, फ्लक्स यहाँ पे हमारा कम हो रहा है, कोऑर्डिनेटर एक्सिस में कम हो रहा है ना। तो अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो इसके कारण जो ईएमएफ बनेगा वो भी कम होगा। और ईएमएफ को हम किससे रिलेट करते हैं, वी से। तो वी की वैल्यू कम हो रही है, तो एक्स क्यू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू वी अपॉन आई होता है। तो एक्स वी की वैल्यू कम हो रही है, तो एक्स क्यू की वैल्यू कम होगी। तो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक्स डी ग्रेटर देन एक्स क्यू। क्यों मिलेगा, क्योंकि साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन के अंदर एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स क्यू, हमेशा ही बड़ा होगा लेकिन साइलेंट पोल में। ये बात मैंने आपको बता दी है कि ईएमएफ के कारण यहाँ पे ऐसा हो रहा है। ये यहीं पर यही चीज़ लिखी हुई है जो मैं आपको तब से समझा रहा हूँ। अब देखिए, लेकिन अगर हम सिलेंड्रिकल की बात करें या फिर हम कहें नॉन साइलेंट, जैसे मतलब एक ये रोटर स्टेटर है और ये रोटर है, बिल्कुल गोल हो गई। अब मेरा तो गोल नहीं बन रहा है लेकिन गोल होगा, तो यहाँ जो फ्लक्स आएगा ऐसे करके जाएगा। अब ये जो है यहाँ पर जो इसका 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 सारा का सारा जो एयर गैप है वो सब जगह से बराबर होगा। मेरा तो बराबर नहीं दिख रहा है लेकिन होगा बराबर, सिलेंड्रिकल में होता ही है। तो सिलेंड्रिकल पोल रोटर है, तो अगर मशीन दोनों तरफ से बराबर है तो ये एच टी इक्वल टू एक्स टू होगा। लेकिन कुछ थोड़ी बहुत एरर्स होती हैं जिसके कारण एक्स क्यू स्लाइटली लेस देन होगा एच टी से, सिलेंड्रिकल में भी हल्का सा। लेकिन हम मेनली अगर नॉर्मल बात करें तो बराबर होगा। तो अब ये देखिए, ये मैंने कुछ अलग से निकाले हैं कि अगर पोल्स ज़्यादा हैं तो हम कोऑर्डिनेटर एक्सिस और एक्सिस को कैसे देखेंगे। ये देखिए 3 फेज सिंक्रोनस मशीन है। अब यहाँ पे देखिए, ये पोल फेस एक्सिस है, ठीक। हम इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब पोल फेस एक्सिस जो परपेंडिकुलर होगी वो तो क्यू एक्सिस होगी, और जो पोल फेस के बिल्कुल पैरेलल होगी वो डी एक्सिस होगी। तो यहाँ पे देखिए, ये डी एक्सिस यहाँ आ गया, यहाँ पे क्यू आ गया। आपने जैसे कि शुरुआत में देखा होगा, तो वहाँ पर डी यहाँ था और क्यू यहाँ था। इससे आपको एक बात समझ में आ गई होगी, जो डी और क्यू है वो रोटर के मूव करने पे आपस में मूव करते हैं, वो हमेशा फिक्स नहीं रहते हैं। इसके लिए तो फिक्स हैं, रोटर के लिए फिक्स हैं, लेकिन स्टेटर के लिए यहाँ पे फिक्स नहीं रह रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को, कि स्टेटर में अगर ये एन है इधर घूम जाएगा तो ये फिक्स नहीं रहेगा सिंक्रोनस मशीन में। लेकिन अगर हम वहीं पर ही इंडक्शन मशीन की बात करें तो वहाँ एन ये होता है, स्टेटर पे होते हैं हमारे फ्लक्स, जो हमारा फ्लक्स जनरेट होता है वो स्टेटर पे होता है ना, और आर्मेचर अंदर होता है रोटर पे। यहाँ पे क्या है, फ्लक्स अंदर है रोटर पे और आर्मेचर कहाँ है, बाहर। तो अगर मान ली फील्ड फ्लक्स, यानी कि यहाँ पे मतलब मैं कह रहा हूँ फील्ड फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, फील्ड फील्ड वाइंडिंग कहाँ होगी, रोटर पे, और स्टेटर पे क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग। लेकिन इंडक्शन मोटर में क्या होता है, इंडक्शन मोटर में जो हमारा फील्ड फ्लक्स होता है वो स्टेटर पे होता है, और आर्मेचर हमारा कहाँ होता है, रोटर पे। तो लेकिन अब उसमें भी देखिए, वहाँ पर एन होता है लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में होता है। तो हम लोग कहते हैं वहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अगर एन यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद वो घूम के यहाँ पे भी आएगा। तो इसीलिए वहाँ पर भी जो एक्सिस क्यू एक्सिस और डी एक्सिस होती हैं वो घूमती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कोऑर्डिनेटर एक्सिस और डी एक्सिस को हम रोटर यानी कि फील्ड, मेनली रोटर की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, कहेंगे फील्ड पोल को देख के बनाते हैं। फील्ड्स के पोल जैसे होंगे वैसे ही रोटर का डी एक्सेस होगा। अगर फील्ड के पोल के परपेंडिकुलर हम डालेंगे तो वो जो लाइन होगी वो क्यू एक्सेस होगी, और फील्ड पोल के पैरेलल होगी वो डी एक्सेस होगी हमेशा, ठीक। अब नीचे वाला एक देखते हैं डायग्राम। इसमें देखिए, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल ये रोटर है,
ये पोल्स दिखाए हुए हैं, एक एन है, एक ऐसा, एक एन है, एक ऐसा है, ऐसे चल रहा है सिंपली। तो अब ये देखिए, ये यहाँ पर रोटर है, अब यहाँ पर डी एक्सेस देखिए, पोल के जस्ट पैरेलल में है, तो ये डी एक्सेस है, ठीक। और ये क्यू एक्सेस है जो परपेंडिकुलर होगा पोल के, समझ रहे हैं ना, ये क्यू एक्सेस है। देखिए अब ये चीज़ सिंपली अगर आप देखें तो कैसे है, देखिए क्यू एक्सेस जो है वो एयर गैप के मतलब दो पोल्स के बीच में है परपेंडिकुलरी, और जब ये यहाँ पे बराबर बराबर आ गया है पोल्स के कारण, तो वहाँ डी एक्सेस है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे एन होता, ये एन है, ये एस होगा, होगा बिल्कुल, तो यहाँ पर भी एक एन होगा, यहाँ एस होगा, पोल पे भी ऐसे जनरेट होगा, या फिर ये एस होगा, ये एन होगा, ऐसे जनरेट होगा, उल्टा होगा ना, मतलब जैसे ये एन है, अगर ये एस है तो यहाँ पे एस जनरेट होगा, यहाँ एन जनरेट होगा, होगा सिंपली। तो अब क्या है, ये पोल की वैल्यू सिर्फ इतने से एंगल पे रह गई, तो इसके देखो एन के पैरेलल में, तो हमें यही दिखेगा अब, इसके लिए यहाँ पे ऐसे, और इसके परपेंडिकुलर के लिए ये लाइन रह जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एंगल ही कम था पहले से ही, हम लोगों के लिए यहाँ पर एक सिंगल पोल था, तो हमें पूरा 360 डिग्री मिल रहा है, तो आराम से हमें 90 डिग्री का क्यू एक्सिस और क्यू दिख रहा है। यही यहाँ पर एंगल्स कम हो गए क्यू और डी के बीच में, क्यों हो गए, क्योंकि एन यहाँ बना, एस यहाँ बना, तो ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, तो एंगल्स पहले ही बहुत कम है पहले से। तो अगर हम देखें ये दोनों बीच में, ये जा कर के, तो ये डी एक्सेस होगी और ये डी एक्सेस होगी यहाँ पर एन और एस के बीच में, क्योंकि हमने कहा ना पोल्स के लिए होती है, तो डी एक्सेस ऐसे बनेगी यहाँ पे, और क्यू एक्सेस कहाँ होगी, ये इसके परपेंडिकुलर बीच में बिल्कुल, ये परपेंडिकुलर है, ऐसे ही यहाँ पे जो यहाँ से जाएगी ये क्यू एक्सेस होगी, ठीक, आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और भी कोई चीज़ टॉपिक के बारे में जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके उसके बारे में भी बता सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ बेल आइकन होगा एक, उसे भी दबा लीजिए। चलिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।